हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के 2000 वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा अस का अर्थ होता है होना। लट लकार यानी वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। उसके तीनों मध्यम पुरुष का पूछा था ना, मध्यम पुरुष के तीनों वचन। तो मध्यम पुरुष के देखिए तीनों वचन हो जाएंगे असि, अस्थ और अस्थ। अस्थ और ये अस्थ है। तो ये केवल आप इतना ही लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। मैंने पूरा ऐड कर दिया है, पूरा जो अस धातु का लट लकार का तीनों वचन में ऐड कर दिया कि आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उष्म संज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है जो निम्न है। स ह, इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, नीचे परिभाषा दिया हुआ है। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से विशेष प्रकार की गर्म यानी उष्म वायु निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। तीसरा है, साधारण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। परिभाषा, जब अ या आ के बाद ए आए तो ए और ओ या अ आए तो अ हो जाता है। यानी जब अ या आ के बाद ए आए तो ए के स्थान पे अ हो जाता है, इसका दीर्घ हो जाता है। और ओ अ के स्थान पे इसका दीर्घ अ हो जाता है। इसको उदाहरण से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए उदाहरण, एक धन एक बराबर कैक और सदा धन ए बराबर सदैव। यहाँ पे अ आया हुआ है, क में अ है, यहाँ पे एड़ी वाला छोटा ए है, तो दोनों मिलके बड़ा ए हो गया है, ये वाला ए हो गया है। वैसे ही यहाँ पे भी आ आया हुआ है, सदा में दा में आ और ए मिलके ए हो गया है, कैपिटल ए हो गया है, कैपिटल ए वाला जो उसी को ए कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 16 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। उत्तर, 16 से 20 तक की संख्या वाचक शब्द, 16 को षोडश लिखते हैं संस्कृत में, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश और 19 को नवदश या एको न विंशति। विंशति का अर्थ होता है 20, एको न यानी एक कम 20 में 19 और 20 है 20 का विंशति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस्सर समास नाम लिखिए। उत्तर, पीताम्बर का समास विग्रह पीतम अम्बरम यस्य सह है, जिसका अर्थ है पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या है, पीतम अम्बरम यस्य सह। चूँकि ये संस्कृत विषय हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तो हिंदी में भी आता है ये समास। तो पीताम्बर वहाँ रहता है, पीताम्बर नहीं रहता है। पीताम्बर रहता है तो वहाँ उसको वहाँ पे और जो हम लोग समास विग्रह लिखते तो लिखते पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, और यहाँ बहुव्रीहि समास है। लेकिन यहाँ संस्कृत है ना, तो संस्कृत में ही उसका समास विग्रह किया है। तो ये आप संस्कृत में भी विग्रह कर सकते हैं, और जो नहीं आता है, ये भूल गए, आपको याद नहीं आता है इसको संस्कृत में समास विग्रह कैसे करेंगे, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। आप यहाँ पे मेनली वहाँ पे पूछा है समास का नाम, उसको बहुव्रीहि से मतलब है, बहुव्रीहि आप समास बता देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 है, अभितः परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, सोदाहरण लिखिए। उत्तर, अभितः परितः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, विद्यालयम परितः वृक्षा संति। देखिए जो ये होता है, अभितः का अर्थ होता है घिरा होना और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। तो इसका जो वाक्य प्रयोग मतलब लिख देंगे इसका कि एक उदाहरण में कैसे प्रयोग हुआ है, विद्यालयम परितः वृक्षा संति, और दूसरा हो जाएगा ग्रामम अभितः वनम अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, विद्यालय परितः वृक्षांत का स्कूल के चारों ओर पेड़ है, और दूसरे का ग्रामम अभितः वनम अस्ति, इसका अर्थ हुआ हिंदी में गांव जंगल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न के साथ दीर्घ संधि के सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे ऊपर, बीच में दीर्घ संधि। सूत्र होता है अ क स वड़े दीर्घ। परिभाषा होता है ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं, अर्थात समान
स्वरों के मेल से दीर्घ होता है। यहाँ समान नहीं है, समान है, आ की मात्रा नहीं रहेगा। समान स्वरों के मेल से दीर्घ हो जाता है। यानी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, आ मिल के आ हो गया है, और ओ और आ मिल के दूसरे एग्जाम्पल में आ हो गया है। देव धन आलय बराबर देवालय, और विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। प्रथमा विभक्ति, तो नदी जो इकारांत शब्द होता है, इसका जो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन हो जाएंगे नदी, नद्यो, नद्य। अब इसको मैंने पूरा ऐड कर दिया है, सारे विभक्तियों के आपको तैयार करना होगा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी आप, और जो आपको पूछता है अति लघुत्री में, तो केवल आप इतना ही लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति को ही बस लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 19 को संस्कृत में 9, 10 या एको न विंशति लिखते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 16 से ऊपर पूछा था ना, 16 से 20 तक, तो उसी में 19 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। उत्तर नमः का अर्थ होता है नमस्कार, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बस आप इतना लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी उदाहरण भी आप दे सकते हैं, गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार, और तुभ्यम स्वस्ति, तो तुम्हारा कल्याण हो, इसका हिंदी हुआ। प्रश्न संख्या 11 है, पट धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप में लिखिए। तो पट धातु के लोट लकार के रूप होते हैं ये सारे, और इसमें पूछा हुआ है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को लिखना है, तो प्रथम पुरुष यही है। इसमें तीनों वचन हो जाएंगे पठतु, पठताम, पठंतु। प्रश्न संख्या 12 है, चौमासा में कौन सा समास है। उत्तर चौमासा में द्विगु समास है। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ संख्या का बोध होता है। यहाँ पे चौमासा है, 4 मासा, तो यहाँ पे पहला जो शब्द है चौ, ये संख्या को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। बाकी देख लेते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण पंचवटी, यानी 5 वटों का समूह। वैसे ही यहाँ पे चौमासा है। चौमासा जो वर्षा का ऋतु होती है 4 माहों की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसी को चौमासा कहते हैं। इसके बाद 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। उत्तर संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, और इसको एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। कारकों को कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकारणे इत्याहु कारकाड़ी सट। यहाँ पे देखिए 6 कारक के नाम इसमें आ गए हैं श्लोक में, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। अर्थात नीचे आप लिख सकते हैं, ये आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, केवल आप लिख देंगे कि 6 कारक होते हैं, 6 के नाम लिख देंगे। अर्थात कर्ता कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान और 6वां अधिकरण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, अस्मत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अस्मत् का अर्थ होता है, ये सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं। इसका प्रथम पुरुष में तीनों वचन होगा अहम, आवाम, वयम। ये प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो जाएंगे। इतना लिखते हैं आपको तो 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी मैंने सारा ऐड कर दिया है, और जो आपको याद करना हो तो याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, त्याज्यम न धैर्य विगुरेपी काले श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो इसका त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपी काले का अर्थ होगा संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी धैर्य बनाए रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर अनुगमनम में अनु उपसर्ग और गम धातु है, और ये धातु पूछता तो यहाँ पे गम धातु लिखते, लेकिन यहाँ उपसर्ग पूछा था अनु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 17 है, धातु में कौन सा प्रत्यय है। उत्तर धातु में दा धातु तथा तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, गोहितम में कौन सा समास है। उत्तर गोहितम में तत्पुरुष समास है। गोहितम का समास विग्रह इस प्रकार होगा, एक तरफ लिखेंगे आप समासिक पद, दूसरी तरफ समास विग्रह। लिखने का तरीका यही होता है। ये समासिक पद दिया हुआ है गोहितम, और इसका समास विग्रह होगा गोभ्य हितम, यानी गायों के लिए हितकर। यहाँ पे देखिए जो के लिए है ये कारक चिन्ह है, जहाँ कारक चिन्हों का लोप होता है वहीं तत्पुरुष समास होता है। तो समास विग्रह जब किया जाता है तो वहाँ पता लगता है कि कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे के लिए आया है ना, तो तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न पत्र 2020 का। 2020 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, यण संधि का सूत्र लिखिए। बस सूत्र लिखना है आपको, तो इतना आप लिख देंगे, यण संधि का सूत्र बराबर इको यड़ची। बाकी आपको इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सूत्रार्थ होगा इसका, इक प्रत्याहार ई उ
री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर य प्रत्याहार य र ल व हो जाता है। देखिए इसी से मिलता जुलता दीर्घ स्वर संधि था। दीर्घ स्वर संधि में ई उ आ ई उ री के बाद कोई और जो समान स्वर आता था तो दीर्घ होता था। यहाँ पे ई उ री के बाद कोई असमान स्वर है, यानी इसको छोड़ के कोई दूसरा स्वर आता है तो वहाँ पे य र ल व क्रमशः हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है अभिधन उदय यानी अभ्युदय। यहाँ पे छोटी ई आया हुआ है भी भ में और उ आया है, यानी असमान है ना। ई आता तब तो सेम रहता, ई को छोड़ के दूसरा आया हुआ तो असमान है, तो अय हो गया है, अभ्युदय हो गया है। ऐसे सुधन आगत उ और उ के बाद समान स्वर आ आया हुआ है तो वाह हो गया है, यानी व में आ की मात्रा जुड़ गया है तो स्वागत हो गया है। प्रश्न संख्या 20 है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। उत्तर संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है जिसका इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। उदाहरण अध्यापक छात्र छात्राय पुस्तकम ददाति, यानी अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है। यहाँ पे को आया हुआ विभक्ति चिन्ह को होता है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। यहाँ पे केवल आपको विभक्ति बताना था तो आप लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न संख्या 21 है विद्या ददाति विनयम श्लोकांश का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होगा विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, अर्थात जैसे फल आने पर पेड़ झुक जाता है वैसे ही विद्या प्राप्त करने पर हमें अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए बल्कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है 11 संख्या को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 11 संख्या को संस्कृत में एकादश लिखते हैं, यानी जो 11 का संस्कृत होता है एकादश। प्रश्न संख्या 23 है त्रिभुवनम में कौन सा समास है। उत्तर त्रिभुवनम में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है ना। त्रिभुवनम, त्रि मतलब तीन, पहला जो पद होता है संख्यावाची होता है तो यहाँ पे संख्यावाची इसलिए द्विगु समास है। त्रिभुवनम का समास विग्रह हो जाएगा समासिक पद समास विग्रह त्रिभुवनम भुवनम समासिक पद के नीचे लिखेंगे। समास विग्रह में त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीन भवनों का समूह। हिंदी में इसका तो जो समास विग्रह होगा तीन भवनों का समूह, संस्कृत में समास विग्रह इसी को लिखेंगे तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। प्रश्न संख्या 24 है युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मद् का अर्थ होता है तुम, इसके प्रथमा देखिए लगभग अभी सभी सालों में जो भी जिसका भी रूप पूछ रहा है प्रथमा का ही पूछ रहा है। एक बार लग रहा है कोई दूसरा पूछा था, अभी 3-4 बार हम लोग पढ़ चुके, सबका प्रथमा ही पूछा है। तो युष्मद् यानी तुम का जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा प्रथमा का त्वम युवाम यूयम। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। उत्तर दीर्घ संधि का सूत्र होगा अ क स वड़े दीर्घ, अर्थात समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्तर सहयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र है, ठीक है। सहयुक्ते प्रधाने ये सूत्र है। सह साकम समम सार्धम आदि सार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 27 न्यात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा धैर्यवान पुरुष न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात धैर्यवान पुरुष किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात पीछे नहीं हटते हैं। प्रश्न संख्या 28 है 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 21 संख्या को संस्कृत में एक विंशति लिखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है सप्तध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे फिर से देखिए पहला जो शब्द है संख्यावाची है, सप्त मतलब 7, तो यहाँ पे गलती से सट्टा नहीं होगा। सप्तध्यायी शब्द में द्विगु समास है, यहाँ पे ये यही शब्द उतार देंगे। सप्तध्यायी शब्द में द्विगु समास है। इसको मैं ठीक करके PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और जो आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 अस्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो ये कई बार अस्मत् आ चुका, तो अस्मत् का तो तृतीय पूछा हुआ है यहाँ पे, इसके पहले प्रथमा इसका पूछा हुआ था। तो तृतीय का यहाँ क्या
द्वितीय पूछा हुआ है, सॉरी, द्वितीय का माम आवाम आसमान हो जाएगा शब्द रूप। अगला प्रश्न है जो कि 2018 का अति लघुति प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजंती श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजंती का अर्थ होगा, अच्छे लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उस कार्य में अनेक बाधाएं आने पर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। ये युष्मत भी कई बार आ चुका, तो इसका प्रथमा विभक्ति का रूप होगा त्वम यूयाम यूयम। प्रश्न संख्या 33 है, बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। उत्तर, बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथितम च है। इस सूत्र में बलि की कर्म संज्ञा हुई है। अकथितम च में 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पे अनुवाद पूछा, अनुवाद में भावार्थ नहीं लिखना था, सेम उसको संस्कृत में अनुवाद लिख देते हैं, अक्षरशः जैसे लिखा रहता है संस्कृत में वैसे हिंदी लिख देते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा श्याम बुद्धिमान बालक अस्ति। अगर जो यही कोई श्लोक देकर अर्थ पूछता तो उसके भावार्थ को लिखना रहता है। प्रश्न संख्या 35 है, पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरौ समास में द्वंद्व समास है, और इसे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में उभय पद यानी दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण पितरौ, पितरौ का समास विग्रह हो जाएगा माता च पिता च। और एक और एग्जाम्पल है मयूरी, तो मयूरी च मयूरः च, इसका समास विग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? उत्तर, अक प्रत्याहार, अक नहीं है, अक प्रत्याहार एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों आ ई उ री री का भी बोध होगा। यानी जो 5 जो प्रत्याहार हैं अ ई उ री री, इसमें इसके दीर्घ वर्ण भी सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, रामायगाम ददाति में कौन सा कारक है? उत्तर, रामायगाम ददाति में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता दान कर्म के द्वारा किसी को कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। उदाहरण है माता बालकया फलम ददाति, यानी माता बालक को फल देती है। यहाँ पे देखिए जो विभक्ति चिन्ह को आया हुआ है हिंदी अर्थ में इसके, तो यहाँ से तो पहचान लेंगे कि ये यहाँ संप्रदान कारक है, लेकिन ये संस्कृत में इसके भाव से पहचानेंगे। जो कर्ता जो किसी को कुछ देना रहेगा या फिर किसी के लिए कुछ करना रहेगा तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, संस्कृत में उसके भाव से पहचानेंगे। माता बालकया फलम ददाति, यानी माता बालक को फल देती है। यहाँ पे माता जो फल दे रही है बालक को, यहाँ पे देने की बात कर रही है, इसलिए संप्रदान कारक है। प्रश्न संख्या 38 है, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो गुरु शब्द के सभी रूप दिया हुआ है, सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा गुरय गुरवो गुरुषु। प्रश्न संख्या 39 है, नायकों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। उत्तर, नय धन अक बराबर नायक हो जाएगा तथा इसमें संधि का नाम अयादि संधि। बस आपको इतना ही लिखना था, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी आप जान लीजिए अयादि संधि किसे कहते हैं, क्योंकि लघुत्तरी में संधि को भी पूछा हुआ है और यही प्रश्न लघुत्तरी में पूछा होता तो आपको संधि के बारे में भी बताना रहता। सूत्र होता है इसका एचो अवाया व, अर्थात जब संधि करते समय ए ओ और अ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का औ का आ बन जाता है, यही अयादि संधि कहलाती है। उदाहरण चे धन अनम बराबर चैनम, यानी ए के स्थान पर अय हुआ है। देखिए यहाँ पे ए अय होता था तो अय होता था, ए का आय और ए का अय होता था, यहाँ पे ए आया हुआ है, ए के बाद कोई असमान स्वर यानी अ आया हुआ है तो दोनों मिलकर अय हो गया है। प्रश्न संख्या 40 है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। उत्तर, गम धन कत्वा बराबर गत्वा, इसका अर्थ होता है हिंदी में जाकर। हंस धन कत्वा बराबर हसित्वा, इसका हिंदी में अर्थ होता है हंसकर। यानी कर्ता प्रत्यय किसे कहते हैं? जब एक कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41,
अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। उत्तर हो जाएगा अक प्रत्याहार एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ड आते हैं अ इ उ री। इसी प्रत्याहार में इसके दीर्घ वर्ण आ इ उ री का भी बोध होता है। प्रश्न संख्या 42 है, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उत्तर गम धातु में तो ये आंग धन गम, यानी गम का अर्थ होता है जाना, आगच्छति हो जाएगा, और अनुधन गम बराबर अनुगच्छति। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, वर्गों के पश्चिम वर्ड माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? यानी देखिए जो वर्ग होते हैं ना, क ख ग घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो उसको जो पंचम वर्ड जो होते हैं, जैसे क वर्ग का पंचम हो जाए क ख ग घ अंग, और च वर्ग का च छ ज झ इया, और ट वर्ग का ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, जो ये जो पंचम वर्ड होते हैं सभी वर्ग के, ये माहेश्वर सूत्र होते हैं जो 14, उसमें से किस क्रमांक पे आते हैं? ये पांचों वर्ड जब एक साथ मिलते हैं ना तो एक माहेश्वर सूत्र बनता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। वर्गों के पंचम वर्ड माहेश्वर सूत्रों के 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार है, इया म ड़ अंग ड़ न म तो यहाँ पे आ ही गया है, नमा ये है। तो यानी जो है माहेश्वर सूत्र का ये 7वां माहेश्वर सूत्र होता है। पांचों वर्ग के जो 5 लेटर मिलते हैं ये 7वां माहेश्वर सूत्र बनाता है। तो यहाँ क्रमांक पूछा था ना, तो 7वां क्रमांक लिख देंगे, यानी 7वें क्रमांक पे आते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, पितृ शब्द एवं पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। यानी पितृ शब्द का जो शब्द रूप है उसमें पंचमी विभक्ति का तीनों रूप लिखना है। तो पंचमी विभक्ति ये पितृ का पूरा रूप दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका जो पंचमी जो विभक्ति है उसका एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में रूप होगा पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। प्रश्न संख्या 45 है, झलाम जसोन्ते किस संधि का सूत्र है? उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर झलाम जसोन्ते जस संधि का सूत्र है। जस संधि का जो परिभाषा होगा, पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। यदि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के पश्चात यदि कोई स्वर या अपने ही वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसका अर्थ है जो वर्ग होते हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसी वर्ग का जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर आए अथवा तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो उसी के स्थान पर फिर तृतीय वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कि यह अज है, अज जो है च वर्ग का तृतीय है। देखिए च छ ज तीसरे नंबर पे आता है, तो तृतीय ये वर्ण है। उसके बाद में कोई स्वर आए या तृतीय चतुर्थ में से कोई आए, तो यहाँ स्वर आया हुआ है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो तृतीय वर्ण दिया हुआ है, तृतीय वर्ण में होगा ही, यानी ज का ज ही रह जाएगा। तो अजधन अंत बराबर अजंत, वागधन ईसा बराबर वागीसा। इसमें भी देखिए क वर्ग का तृतीय वर्ण है, क ख ग घ, क ख ग तीसरे नंबर पे आता है, और उसके बाद कोई स्वर आए तो ई स्वर आया हुआ है, दोनों मिलकर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो तीसरा वर्ण दिया ही हुआ है यहाँ पे ग, तो वही रह जाएगा, तो वागीसा हो गया है। प्रश्न संख्या 46 है, अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो अस धातु का लंग लकार में ये सभी रूप हो जाएंगे। उत्तर पुरुष लिखना था तो उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में हो जाएगा आसम, आश्व, आस्म। प्रश्न संख्या 47 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। उत्तर अभी का अर्थ सामने, और, ऊपर, पास और तरफ भी होता है। ये 5 अर्थों में, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये 5 अर्थों में अभी का अर्थ 5 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो अभिधन आगता बराबर अभ्यागता, अभिधन मुखम अभिमुखम, अभिधन माना अभिमाना, अभिधन ज्ञानम अभिज्ञानम। ये 4 पूछा था हम लोगों ने, यहाँ पे कर लिया था, 1 2 3 4 पढ़ लिया, 4 शब्द बना लिया अभी का उपसर्ग का प्रयोग करके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्यन शब्द में दृश्य धातु एवं श्रत्र प्रत्यय लगा हुआ है, यानी जो इसमें पश्यन में धातु दृश्य है और प्रत्यय श्रत्र है। तो इसी के साथ हम लोग 8 सालों के
अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया। हर एक प्रश्न पत्र में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 8 छक्के 48 प्रश्न को हम लोगों ने पूरा कर लिया, जिससे कि आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।